सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए ऐसी शख्सियतों को पेश करते हैं जो अवामी खिदमत का गैर मामूली रिकॉर्ड रखते हैं और जो इंसानियत नवाज होते हैं और जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचता है। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि अगर आप बड़े साइंसदान बन जाएँ, बड़े साइंटिस्ट बन जाएँ, बड़े स्कॉलर बन जाएँ, बड़े दानिश्वर बन जाएँ, लेकिन आप में अगर इंसानियत ना हो तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान नहीं होता। लेकिन आज जिस शख्सियत को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और जिन शख्सियत को हमने इंटरव्यू के लिए मदऊ किया है वो मोहताज तारुफ भी नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में ये कह सकते हैं कि वो फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ एक बुलंद आवाज़ बन चुके हैं और उनकी नज़रों में खटकने वाली एक शख्सियत बन चुके हैं। मेरी मुराद जनाब और मिस्टर राम पुनियानी से है, जो IIT मुंबई के साबिक़ प्रोफेसर हैं। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने अपनी शानदार कैरियर को सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए क़ुर्बान कर दिया था और रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। बहरहाल हम अपने स्टूडियो में जनाब राम पुनियानी का खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहला सवाल देखिए, आज जैसा कि आपकी शख्सियत है और लोग पूरे जानते हैं हिंदुस्तान के कि आप फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब हमारे मुल्क में, हमारे वतन अज़ीज़ में जो हालात हैं वो किस तरफ ले जा रहे हैं हमें? देखिए, पिछले करीब 30 साल से हमारे मुल्क में जो हालात हैं उसमें हुआ ऐसा है कि एक तरफ ऐसे मुद्दे उठाए गए कि जो आम समाज के लोगों के लिए ज़रूरी नहीं थे। समाज के लिए ज़रूरी जो होता है हेल्थ है, एजुकेशन है, नौकरी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसको दरकिनार करके ऐसे मुद्दे उठाए गए जो हमारे इमोशंस को भड़काते हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा, गाय का मुद्दा, लव जिहाद का मुद्दा। ये सब मुद्दों को उठा के हमारे समाज में एक नफ़रत का माहौल बढ़ा दिया गया है। और ये नफ़रत के माहौल के साथ साथ समाज में बहुत हिंसा, वायलेंस वो बढ़ा। और जो हमारा इंडियन समाज पहले एक फ्रेटर्निटी, एक परिवार के रूप में, इंडियन के रूप में था, उसमें काफ़ी दरारें आना शुरू हो गई हैं। तो ये आज के हालात को तो मैं बहुत अच्छा नहीं देखता, ख़ास तौर से कि जो भी फ़िरका वाराना ताकतें हैं वो बहुत मज़बूत हो गई हैं और वो अपनी मज़बूती के कारण समाज में ऐसे मुद्दों को भटका के हमारे देश की प्रगति को बहुत पीछे ढकेल रही है। जी। एक बात जैसे कि आपने कहा है कि राम मंदिर का मसला है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अयोध्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मसले पर अयोध्या का जो फैसला आया है, वो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अदालत ने ये कह दिया है कि जो जिसका घर है उसको घर तो किसी और के हवाले कर दिया, उस घर को उन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने उस घर को मुनज़्ज़िम कर दिया था और कहा है कि भाई आप दूसरा घर ले लो? देखिए, ये अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया है वो मेरे ख्याल से बहुत सारे मायनों में बहुत गलत तरीके से आया है। उसमें देखिए 3 अपराध आपको मैं याद दिलाता हूँ। 1949 में एक अपराध के रूप में वहाँ राम मंदिर की भगवान राम की मूर्तियों को रखा गया। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को तोड़ा गया और उसके दूसरे दिन 7 दिसंबर को वहाँ इलीगल रूप से एक स्ट्रक्चर को बनाया गया। तो ये 3 अपराध हुए। और जहाँ तक इसका अगर आप कानूनी पक्ष देखें तो वो आडवाणी जी ने कहा, उनकी बात सच भी है कि कोर्ट ने लोगों के आस्था और विश्वास का ध्यान रखा है। कोर्ट का काम लोगों के आस्था और विश्वास के आधार पे जाना नहीं होता। कोर्ट का काम होता है कि जो सबूत है उसके आधार पे चलना। तो कोर्ट ने इसमें सबूत क्या लिया कि 1855-56 के बाद वहाँ पूजा होती थी और उसका सबूत उनके पास है, इसके लिए मंदिर था और उसको उन्होंने ज़मीन दे दी। और जो बाकी पूरा है कि बाबर ने 1528 में मीर बाकी ने बनवाई, तब से लेकर 1885 तक तो नमाज होती ही होगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये एक ग्राउंड के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके जो ज़मीन का मसला था मुख्य, जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है, उसके बारे में भी अदालत क्वाइट रही। तो खैर, इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है और कई लीगल पंडित्स ने उसकी आलोचना सही तरीके से करके बताया है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उसको हम कहाँ तक खींच के ले जाएंगे, आगे ले जाने में क्या मतलब है, क्योंकि दूसरा अगर इसका रिव्यू भी हो तो कोर्ट क्या फ़ैसला देगा। सिर्फ एक मामला लटकता हुआ रहेगा और इसमें कुछ दम नहीं है और ये पूरा एक तौर से लीगल ग्राउंड से अलग है।
जी, आपने कहा है कि रिव्यू पिटीशन के बारे में आपने कहा है, जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, तो क्या नताइज निकलेंगे, उसको कुछ आपको अंदाज़ा है? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो किसी भी लोकतंत्र में जी एक गलत फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी और इसमें बहुत आधार है कि जिस पे रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए। पर मैं एक दूसरे लेवल पे भी सोचता हूँ जी कि ये मुद्दा जब से आया, फ़ायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ? ये सोचना चाहिए, सही। फ़ायदा किसका हुआ? तो हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू नेशनलिस्ट, आरएसएस, बीजेपी वो लगातार ज़्यादा मजबूत होते गए। जी जो बीजेपी को 1984 में 2 सीट मिली, वो 1995-96 के बाद पावर में आने लग गई जी और इतनी मेजॉरिटी से आई। जो आरएसएस एक संगठन पहले भी था, वो पहले से 2 गुना 3 गुना मजबूत हो गया। और जो मुस्लिम कम्युनिटी पहले थोड़ा चैन की सांस से तकलीफ़ से जी रही थी, उसकी तकलीफ़ों में इजाफा हुआ, उसकी तकलीफ़ें और बढ़ गई। तो मैं एक समरी के तौर पे बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा आया तो हिंदू राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, आरएसएस बीजेपी मजबूत हुई और आम मुस्लिम कम्युनिटी का हाल पहले से ख़राब हुआ। तो ये सोचने की बात है कि इस मुद्दे को आगे घसीट कर हमें क्या मिलेगा। और ये जो हमको नमाज़ पढ़ने का है, नमाज़ पढ़ने की जगह बहुत है। अब ये इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के खुद को और मजबूत करने में शायद उनको मदद होगी। ये हो गया। तो बहरहाल आप समझते हैं कि अब बीजेपी के हाथ से राम जन्मभूमि बाबर मस्जिद का मसला निकल चुका है, लेकिन बीजेपी हर आए दिन एक नया मसला छेड़ती है। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 370 का जो मसला है जी। तो आप आर्टिकल 370 को मनसूख करते हैं, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को देखेंगे आर्टिकल 371 का, तो वहाँ उनमें हिम्मत नहीं है कि उसे बर्खास्त करें। जी, तो देखिए उसमें मुख्य बात तो यही है ना कि कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है जी और आरएसएस बीजेपी का जो एजेंडा है वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ जनरली रहता है। उनका जो हिंदुत्व एजेंडा में आर्टिकल 370 था, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, राम मंदिर था, ये सब मुद्दे जिससे मुस्लिम कौम पे असर करते हैं उन्होंने वो किए। और जो नॉर्थ ईस्ट के क्लॉजेस हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, ना उनको इसकी ज़रूरत लगती है, ना शायद उनकी हिम्मत होती है। वो वही काम करते हैं जिससे उनका पॉलिटिक्स पहले से मजबूत होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वो एक दूसरी पॉलिसी के तहत अपने आप को पहले से मजबूत कर रहे हैं, तो वहाँ इसकी वो ज़रूरत नहीं समझते हैं। जी आप क्या देखते हैं कश्मीर के मसले पर? जैसे आर्टिकल 370 मनसूख कर दिया गया, 35A भी ख़त्म कर दिया गया, तो वहाँ पर अब जो कम्युनिकेशन पाबंदियाँ आयद की गई हैं, मवासिलाती पाबंदियाँ आयद की गई हैं, उससे आवाम को कितनी तकलीफ़ें हैं उसका एहसास हुकूमत को नहीं हो रहा है? देखिए, हुकूमत को अगर एहसास भी है तो उसको उसके लिए कोई महत्व नहीं है। जी वो आवाम के सवालों का उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो एक एजेंडा के तहत चलती है। वो एजेंडा के तहत कश्मीर को एक ज़मीन का टुकड़ा मान के उसको इंडिया में जितना पूरा मर्ज कर लिया जाए वो उनका एजेंडा है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की पॉलिसी भी कुछ अलग नहीं है। पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर है वहाँ के कश्मीरी भी इतने ही दुखी हैं और पाकिस्तान की सरकार भी कोई उसको एक ह्यूमन का इशू देखती नहीं है, लोगों के सवाल को देखती नहीं है, वो भी एक ज़मीन के मसले को लेती है। तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 का इनको हटाना ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और उससे वहाँ के लोगों में अंदर एक इंसल्ट, हर्ट, तकलीफ़ अंदर हुई है और वो उसको चुपचाप झेल रहे हैं। एक बात तो ये रही है, चलिए कश्मीर की बात अगर आप करते हैं तो हालिया अरसे के दौरान आपने देखा है कि यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर्स को तकरीबन 27 अरकान पार्लियामेंट को यहाँ पर बुलाया जाता है। हुकूमत की सतह पर नहीं बुलाया जाता है, तो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बुलाती है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर उससे मुलाकात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की मुलाकात होती है और फिर वहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन खुद हमारे अरकान पार्लियामेंट, इंडियन अरकान पार्लियामेंट को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो आखिर हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत ये चाहती है कि कश्मीर की सच्चाई यहाँ के लोगों तक ना पहुँचे और ऐसे लोगों को बुला के टूरिज़म कराया जाए जो जाके इसके बारे में अच्छी बात बोले। हुकूमत एक लेवल पे दुनिया में अपना इमेज बनाए रखने के लिए इस प्रकार का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ के लीडर जाएंगे वो तो सच्चाई से जाएंगे। जो बाहर वो जो कोई तो भी एनजीओ टाइप कोई एक महिला थी, उसने कैसे इन लोगों को बुलाया, कैसे उसको परमिशन मिली, वो तो ऐसे ही ज़्यादातर एमपी आए जो डल लेक में घूमेंगे, 2-4 लोगों से बात करेंगे और कहेंगे कश्मीर में सब अच्छा चल रहा है। तो ये एक पब्लिक रिलेशंस ग्लोबल लेवल पे
वो की गई, उसके पीछे भी इसी सरकार का हाथ है। कोई एक महिला की इतनी औकात नहीं है कि वो 35 देशों के MPs को वहाँ बुला सके। अच्छा, एक बात ये होती है कि जैसा कि आपने कहा है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के हरकत कर रही है तो बहुत बड़ी बात है, और लेकिन ये देखा जा रहा है कि अब हमारी हुकूमत कहती है कि कश्मीर हमारा। क्या कश्मीर हमारा कहने वाली हुकूमत कश्मीरियों को अपने गले से नहीं लगा सकती? क्या वो कश्मीर हमारे नहीं है? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सवाल है, वो कश्मीर को एक ज़मीन का टुकड़ा समझते हैं। राष्ट्रवाद की दो कल्पनाएं होती हैं, एक जो ज़मीन को देखता है और दूसरा जो लोगों को देखता है। तो कश्मीर के लोगों को अपना मान के चलना, ये मेरे लिए असली राष्ट्रवाद है। बहुत अच्छी बात है। और कश्मीर के लोगों की जो दुख दर्द है उसको दूर करने की कोशिश करना, उसके में जुड़ना और उनकी राय से उनके कानून बदलना, ये वास्तव में कश्मीर के लोगों का आदर है। और ये ऊपर से आदेश आया, आर्टिकल 370 निकाल दिया, ये तो एक तानाशाही का एक नज़रिया है। तो बहरहाल आप ये किस तरह देखते हैं? फारूक अब्दुल्ला को नज़रबंद कर दिया जाता है और महबूबा मुफ्ती अब महरूस हैं, हिरासत में हैं, डिटेंशन में हैं, और उसी तरह अगर आप देखेंगे उमर अब्दुल्ला भी। तो क्या कल ही हमने अपना यूम दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया है, तो क्या हम अपने दस्तूर पर चल रहे हैं या उसकी खिलाफवर्जियाँ नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिप सर्विस जिसको कहते हैं, लिप सर्विस सभी करते हैं, पर जो उसका जो वास्तविक स्पिरिट है, उसकी जो रियल रूह है, उस पे पालन नहीं हो रहा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम मुंह में राम राम और बगल में चोरी कर रहे हैं? ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जब तक आप स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, तब तक तो इवन आर्टिकल 370 को निकालने की एक शर्त थी कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं हुई तो कम से कम असेंबली होना चाहिए। वहाँ तो ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना असेंबली थी। वो राज्यपाल के रिकमेंडेशन या जो भी मिली भगत से उससे वो कर लिया। तो मेरे ख्याल से उसको भी सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा है कि ये आर्टिकल 370 निकाला गया, ये कानूनी तौर से निकाला गया या ज़बरदस्ती निकाला गया, वो भी अभी उस पर फैसला आना बाकी है। तो आप क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले, सुमोटो एक्शन ले कश्मीर पर? मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार का अभी सुप्रीम कोर्ट चल रहा है वो इस पर कोई सुमोटो एक्शन लेगा। अच्छा, ये तो रही कश्मीर की बात, लेकिन जहाँ तक हमारे मुल्क में अगर आप देखेंगे कि पिछले 6 वर्षों के दौरान इंटेलेक्चुअल्स को निशाना बनाया गया है, उन लोगों को निशाना बनाया गया है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो ये क्या है? देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय अगर आपको पता होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी बहुत कदर थी। और पंडित नेहरू तो यहाँ तक थे कि उनका कार्टून जो बनाते थे, शंकर नाम के एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट, वो तो शंकर को बुला के चाय पिलाते थे और बोलते थे भैया कार्टून बनाना तो सबसे पहली कॉपी मुझे एक भेज देना। आज उसका उल्टा है। आज सरकार की आलोचना करना ये देशद्रोह के समान माना जाता है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो तभी समाज में चलता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को दिल से माने, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये हमारे आज़ादी के आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा रहा है। तो उसी को एक उसके खिलाफ जो जाते हैं उनको देशद्रोह का मुकदमा वगैरह चलाया जाता है। एक बात ये होती है कि गौरी लंकेश का कत्ल हुआ है, गोविंद बंसारा को मारा गया है, इस तरह कई लोगों को निशाना बनाया गया है। तो क्या आवाम इस कदर बेहिस हो गई है कि वो आवाज़ नहीं उठाती? हालांकि अगर आप बीजेपी को देखेंगे या उनके जो हमदर्दों की तादाद देखेंगे, 30% वोट वो लेती है और 70% उसके अगेंस्ट में जाते हैं। तो फिर क्या है केस? ये आवाम इस कदर क्यों बेहिस है? देखिए, आवाम की हालत का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो अपोजिशन है वो टूट फूट में है, जबकि आरएसएस एक सॉलिड कंबाइन करके कर रहा है। उसके जो विरोध करने वाले हैं वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, ममता की पार्टी हो, ये सब अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। तो जब भी भले ही उनकी तादाद ज़्यादा हो, पर आप बटे होंगे तो आप कभी जीत सकते नहीं हैं। तो अभी बीजेपी का वही हाल है, क्योंकि वो यूनाइटेड है, 34%, 36% से वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी ले आती है, जबकि उससे 2-4% कम वाले उनका कोई वजूद नहीं होता। अच्छा, ठीक है, ये तो बात रही फिरकापरस्ती की, लेकिन आपने गौ रक्षकों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है, हिंदुत्व के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत को मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से एक क़ानून नहीं बनाना चाहिए? मैं आपसे सहमत हूँ। एक्चुअली मॉब लिंचिंग का मामला जो है, इसने
मुस्लिम कम्युनिटी को तो बहुत परेशान किया है, उसी के साथ साथ दलितों पे भी उसका बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। और ये भी आपको बता दूं कि अगर एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होती है तो उससे 1 लाख मुसलमानों को डर लगता है, लाखों मुसलमानों को उससे डर लगता है। दलित को जैसे ऊना में पीटा जाता है, हरियाणा में मारा जाता है, तो उससे भी दलितों का बहुत ये होता है। तो कानून बनाना तो ज़रूरी है, पर अभी तो उल्टा हो रहा है कि न्याय व्यवस्था खुद इन लोगों का पक्ष लेती है। अभी तक हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व है जाके उनका सत्कार किया है, तो फेलिसिटेट किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जनरली ऐसे मौके पे चुप बैठते हैं और 2-3 हफ्ते बाद कुछ छोटा सा मामूली बयान दे देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इस पे उम्मीद करना कि सरकार कानून बनाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मॉब लिंचिंग में क्या होता है कि एक भीड़ रहती है, तो आप जब मुकदमा किस पे चलाएंगे, तो भीड़ में जितने लोगों को पहचाने सबको मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसको चार्ज ऑफ मर्डर पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और उसके पीछे भी तो मैं कहता हूँ कि इस भीड़ से भी ज़्यादा जो नफ़रत फैलाते हैं, जो गाय के आधार पे नफ़रत फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये भीड़ तो जाती है पर भीड़ को भड़काने वाला कौन है? इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ भी जहनों को तक पहुंचनी चाहिए। बहरहाल एक बात ये देखी जाती है कि ये तो मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश है, उसके तहत ये काम किए जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि जो NRC का मसला है और कैब जो आएगा, यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी शहरियत तरमीमी बिल जो आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना नहीं है? आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है उसमें अगर देखा जाए तो अभी आसाम में देखो तो जितने मुसलमान इस लिस्ट में हैं उतने ही हिंदू भी हैं, और वहाँ के बीजेपी के हिंदू लीडर्स इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। और जो साथ में कैब जो दूसरा सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल लाना चाहते हैं उसमें तो क्लियर कट है कि मुसलमानों को छोड़ के सबको हम सिटीजनशिप दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि नेशनल रजिस्टर बनेगा, उसमें जो लोग हिंदू भी बाहर होंगे, मुसलमान भी बाहर होंगे, हिंदुओं को वापस ले लेंगे, मुसलमानों को बाहर रख देंगे, उनको वो डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। तो क्या ये फ़िरका परस्ती नहीं है? उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? फ़िरका परस्ती का ये सबसे बड़ा रूप है। तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आज केवल सरकार की चापलूसी करने में लगा हुआ है, जिसको कई लोग गोदी मीडिया कहते हैं। तो आज मीडिया का सबसे बड़ा काम होना चाहिए कि आपने आसाम में NRC करके क्या पाया, और अगर मान लो 19 लाख लोग वहाँ निकले, क्या आप उनको डिटेंशन सेंटर में रखोगे? 19 लाख लोगों को आप डिटेंशन सेंटर में रखोगे? देश को क्या मिलने वाला है? अभी जहाँ वो ज़्यादातर लोग गरीब हैं, अब हमारे प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रख पाते, तो गरीबों से उम्मीद करना कि आप 3 जनरेशन के पेपर्स लाओ, ये थोड़ा जास्ती है। और अभी वो समाज में किस प्रकार का काम कर रहे हैं? कोई घर काम कर रहा है, कोई छोटे मोटे काम करके 2 टाइम की रोटी कमा रहे हैं, उसके लिए उनको डिटेंशन सेंटर में डाल के एक नर्क जैसी परिस्थिति खड़ी करना, ये किसी के फ़ायदे की बात नहीं है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इंसानियत के खिलाफ है। बहरहाल क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यकीनन NRC और जो कैब है वो आएगा ज़रूर? अब देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ ये कभी ना आए। अब जैसे ममता बनर्जी और ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में NRC को नहीं होने देंगे, पर वो सवाल है केंद्र का कानून, बीच में वो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दे दिया, उसके आधार पे वो चीज़ को ले जाना ज़रूरी नहीं है। पर इनको इंटरेस्ट है कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ पहले वो राम मंदिर का मुद्दा चालू हुआ, फिर गाय का चालू हुआ, अभी NRC के आधार पे उनको विक्टिमाइज़ किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल ये पैदा होता है कि फिरका जो कम्युनल फोर्सेस है उनका टारगेट मुसलमान है, अगर मुसलमानों को छोड़ दें तो और कौन कौन उनका टारगेट है? देखिए, मुझे तो लगता है मुसलमान ऐसा टारगेट है कि जो बहुत क्लियर कट दिखता है। ऐसे ही छोटा और दिखने वाला टारगेट क्रिश्चियन है, और जो न दिखने वाला टारगेट है वो है दलित और औरतों के हुकूक। उनके उसमें इस प्रकार का वायलेंस और वो बड़ी चीज़ें नहीं दिखती, पर एक समाज के तौर पे उनको कोऑप्ट करना, उनको अपनी तरफ खींचना, और उनके अधिकारों के लिए जो चीज़ें बनी हैं, जैसे अभी आपने देखा था पिछली बार ये सरकार थी तो उन्होंने इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन लाया, आखिर में उसका नुकसान किसका है? दलितों का है। दलितों को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके बदले वो उनको बाकी चीज़ों में फंसा के। अब ये बताइए, जब भी इतना राम टेम्पल कैंपेन हुआ उसमें ज़्यादा जाने वाले कौन थे?
यही दलित गरीब और गरीब लोग ही जाते हैं। कोई ये जो बड़ा बड़ा डोनेशन देके बड़े बड़े भाषण देते हैं वो थोड़ी उसमें शरीक होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के दलित समाज को होता है। एक बात है, दलितों के बारे में जब आप बात करते हैं तो देखा जाता है कि अगर दलित किसी आलाजात के हिंदू का कुत्ता भी छू लेता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। अगर वो घोड़ी पे सवार होता है तो उस पर पत्थर बरसाए जाते हैं, उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो क्या आप दलित को हिंदू मानते हैं? देखिए, दलित तो हिंदू धर्म का भाग है, पर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि दलितों को जैसे हाल दिया जा रहा है, तो बाबा साहब ने तो खुद कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा था जी, वो मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो अभी भी कई दलित जो वर्ण व्यवस्था है उसके निचले पायदान पे दलित आते हैं और टेक्निकली तो वो हिंदू है जी, सेंसस में वो हिंदू है। अगर वो कईयों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है तो वो बौद्ध बन गए, कुछ थोड़े लोगों ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया वो क्रिश्चियन बन गए, मुसलमान तो बहुत कम ही बने हैं। तो ये सब हमारी वर्ण व्यवस्था का प्रॉब्लम है। ज़्यादातर दलित तो अभी भी हिंदू समाज के भाग माने जाते हैं। जी जी, ये तो रही। जब दलित की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को भी यकीनन टारगेट बनाया जाता है। तो यकसन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा है, तो अब बीजेपी के पास बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला उसके हाथ से निकल चुका है। तो क्या अब ये कॉमन सिविल कोड का मसला वो अपने लिए एक एनर्जी टॉनिक की तरह इस्तेमाल करेगी? बिल्कुल। अभी उनका नेक्स्ट निशाना, जैसे उन्होंने एक ट्रिपल तलाक का बिल लाया, इसके बाद वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी मुस्लिम कम्युनिटी ने उसका विरोध नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय है। क्योंकि जहाँ हम विरोध किए उससे उसका और फ़ायदा उठाते हैं। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हिंदू कम्युनिटी का बहुत बड़ा भाग उसका विरोध करेगा, क्योंकि जो हिंदुओं के लॉ हैं ये आप ख्याल नहीं कर रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बड़े भाग का विरोध बड़ा हिंदू समाज करेगा। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया था आज़ादी के बाद, उसका विरोध सबने किया, उसको डाइल्यूट कर दिया गया, लगाया गया। तो आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदू कौन से कोड को स्वीकार करेंगे। अभी भी उसमें मिताक्षरा है, दया भाग, 2 प्रकार के कानून अभी भी चलते हैं। मुझे तो लगता है कि एक ह्यूमन बराबरी में विश्वास करने के लिए कि सभी सिविल कोड को बदलना चाहिए, पर बदलना चाहिए वॉलंटरीली, बदलना चाहिए समाज की मर्ज़ी से, और उसमें जेंडर जस्टिस, औरतों की बराबरी के आधार पे नए कानून को बनाना चाहिए। इस बात को मैं मानता हूँ। पर टैक्टिकली और रियलिस्टिकली अगर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला लाती है तो मुसलमानों ने इस पर चुप रहना चाहिए। और मैं क्या आप नहीं समझते कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो अकीदा है, उनका फेथ है वो बिल्कुल अलग है और अमित शाह का कुछ अलग है, तो यहाँ पर ही दरार पैदा होती है। तो वो एक्शन सिविल कोड लाएंगे कैसे? अब वो तो देखिए, वो उसमें इतनी बड़े काम उन्होंने किए, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पहले आप देखिए कि यहाँ के सब साधु समाज अलग अलग थे, सब साधु समाज को विश्व हिंदू परिषद के छाया में ले आए। पहले हिंदुओं के अंदर शैव थे, वैष्णव थे, अब वो आपको कभी सुनाई नहीं देगा। तो वो चालाकी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें ये चीज़ कर सकते हैं। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मुझे शंका है कि वो क्या हिंदू समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, ये मुझे शंका है। ये बहुत बड़ा सवाल भी है और उसका जवाब आने वाले दिन में मिल सकता है हमें। एक बात ये देखी जा रही है कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, तो आप किस हैसियत से उन हालात को देखते हैं? आगे क्या होने वाला है, कुछ आपको अंदाज़ा है? देखिए, अगर हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, ये बात तो बहुत क्लियर है कि हिंदू राष्ट्र के काफ़ी रास्ते पे हम आ गए हैं। पर दूसरा सवाल ये है कि इसके जो रिएक्शन, प्रतिक्रिया में लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। समाज के एक बड़े तबके को लग रहा है कि इस प्रकार के पॉलिटिक्स के आने से हमारे जो रियल सवाल है, नौकरी का, खेती का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये सवाल कुछ हमारे हल नहीं हो रहे। इस मामले में हम पहले से गिरते जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हल तो यही है कि लोगों की निराशा आएगी। और दूसरी तरफ से जो अपोजिशन फोर्सेस हैं, अपोजिशन फोर्सेस का एक तबका अभी रियलाइज़ कर रहा है कि हम इस प्रकार से बिखरे रहेंगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है।
और इन आधार पर मुझे लगता है कि इसका विरोध तो समाज में होगा, होना चाहिए, और हमको वापस उस रास्ते पे आने की ज़रूरत है जिसका सपना गांधी ने देखा था, मौलाना आज़ाद ने देखा था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने देखा था, भगत सिंह ने देखा था। उस रास्ते पर हमको समाज को लाने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल ये तो बात रही कि समाज को किस तरह मुद्दे आपने ये बात कही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के ऊपर संकट बहुत है। जी जी। सिक्योरिटी का हालात बहुत ख़राब है। उसके बावजूद जो इनसिक्योरिटी के कारण लोग ज़्यादातर दकियानुसी ट्रैप में फंस जाते हैं, जाल में फंस रहे हैं, दकियानुसी के जाल में फंस जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो एक तो वो दकियानुसी के जाल में नहीं जाना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, और जो देश का कानून है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर मान के उस रास्ते पे चलने की कोशिश मुस्लिम कम्युनिटी ने करना चाहिए। और कम्युनिटी के अंदर जितने रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी सेक्युलर ताकतें, सेक्युलर तो खैर आज बदनाम शब्द है, पर जो भी ताकतें डेमोक्रेसी में मानती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मानती हैं, पॉलिटिकली उनको स्ट्रॉन्ग करने का, और ऐसा कोई काम ना करें जिससे ये ताकतें कमज़ोर हों। इन ताकतों को मजबूत करना, कम्युनिटी के अंदर एनलाइटनमेंट लाना, और कम्युनिटी के अंदर जो फ़िरका परस्ती ताकतें मजबूत हैं उनको रिजेक्ट करके एक मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान के रास्ते पर आना, वही यानी मॉडरेट। ये बहुत अच्छी बात है। एक सवाल मैं पूछूंगा, ये तो मैसेज हम आखिर में लेते हैं, लेकिन मैंने रिवायतों से इन्हिराफ करते हुए आपसे पहले मैसेज ले लिया। एक सवाल, हमेशा आपकी मैंने सीरीज़ देखी है, लोग भी देखते हैं, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान में एक मनसूबाबंद साजिश के तहत मुस्लिम हुक्मरानों को, बादशाहों को बदनाम करने का एक सिलसिला चल पड़ा है? देखिए, यहाँ एक्चुअली जो पूरी कम्युनल पॉलिटिक्स है, सांप्रदायिक फ़िरका परस्ती राजनीति है, उसकी शुरुआत ही मुसलमान राजाओं से होती है। जैसे आप याद कीजिए, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया गया, उसी के साथ बाबर की औलाद शब्द निकाला गया बिल्कुल सही कहा, यहाँ के मुसलमानों के लिए। अब आज के मुसलमानों को मुसलमान राजाओं से क्या लेना देना, नंबर 1। नंबर 2, उस समय कोई नेशन स्टेट तो था नहीं, बादशाहतें थी, और मुसलमान राजाओं के साथ हिंदू राजा भी थे, उनके दरबार में हिंदू लोग भी काम करते थे, उनकी फ़ौज में हिंदू लोग भी थे, मुसलमान भी थे। गांधी यही लिखते हैं कि हिंदू मुसलमानों ने मिलकर राज किया। तो मुसलमान राजाओं पे फोकस डालने का काम ये ब्रिटिश ने चालू किया, और ब्रिटिश ने ही मुसलमान राजाओं को आज के मुसलमानों से जोड़ा, जिस काम को आगे चलकर फ़िरका परस्ती ताकतों ने मजबूत किया। तो इसलिए मुसलमान राजाओं से हमको अपनी पहचान नहीं लेने का, मुसलमानों को अपनी पहचान लेना चाहिए आज़ादी के आंदोलन के मुस्लिम हीरोज़ से, वो हमारी पहचान होना चाहिए। और मुस्लिम राजाओं को भी हमको सही पर्सपेक्टिव में करना चाहिए कि उन्होंने जो भी राज किया वो इस्लाम के लिए नहीं किया, उन्होंने राज किया सत्ता के लिए, पावर के लिए, पैसे के लिए। और हर एक राजा अपने राज्य का एक्सपेंशन करता है, और उसमें तो ख़ास तौर से मुसलमान राजा या हिंदू राजा उस दौरान जो हुए मीडिएवल पीरियड में, वो केवल राजा टॉप पे अगर होगा, पर उसका जो दरबार है, दरबार में सभी है, तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो इस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया गया, हमको उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। अक्सर ये मराठों की बात जब आती है, तो आजकल हमारा जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, पॉलिटिकल हमारे चेंजेस जो आ रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वो एक अजीब व गरीब हालत में मस्खरापन है, ये दस्तूर की तौहीन है? दस्तूर की तो तौहीन, बात ये हुई कि बीजेपी की वहाँ दस्तूर के साथ साथ बीजेपी की भी तौहीन नहीं हुई? मेरे ख्याल से बीजेपी की तो नाक कट गई है। और ये हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं। गोवा में देखा, मणिपुर में देखा, सिक्किम में देखा, कर्नाटक में देखा कि जहाँ भी ये अब इन्होंने अपने गवर्नर बिठा के रखे हैं, वो गवर्नर ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि जिससे बीजेपी की सरकार बन जाए। यहाँ भी उन्होंने वही ट्राई किया, पर यहाँ वो सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि जो अब विपक्ष के लोग भी जाग रहे, खासकर से उसमें महाराष्ट्र में शरद पवार को बहुत क्रेडिट की जा रही है। पर मुझे लगता है कि हर जगह विपक्षी लीडर्स जाग रहे हैं, और इस प्रकार की चीज़ें वो नहीं होने देंगे।
बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम इन्हीं ख्यालात के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रेहान रहमत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।